आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे डिसोल्यूशन का पार्ट 1 बताया था, उस पे आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बच्चों। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो जरूर आप क्वेरी मतलब कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग डिसोल्यूशन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज है उस पर डील करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर हम अपने पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो जब हम बंद करते हैं तो हमारा एक स्टेप होता है, हमारा प्रोसेस होता है, जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जाके वो देख सकता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं कि हम लोग की जर्नल एंट्रीज को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जर्नल एंट्री होता है वो होता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा एक आइडिया दिया था। आगे जब हम काम करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर मैं एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो लेट्स सपोज मान लीजिए आपके पास आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में इधर आपके क्या होते हैं एसेट्स। तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो मेरे को पता है मेरे एसेट के बैलेंस डेबिट होंगे क्योंकि वो एसेट साइड पर है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा एसेट्स को क्रेडिट, जो भी मेरे एसेट्स होंगे, और मेरे को करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, क्योंकि मेरे को किसको डेबिट करना है, रियलाइजेशन को, क्योंकि मेरे को एसेट को क्लोज करना तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डेबिट क्या करें नहीं पता, तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी नरेशन, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं बच्चों नरेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर हेडिंग लिखवा रहा हूं, तो इन्हीं हेडिंग्स को आप नरेशन में यूज कर सकते हो या फिर आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स याद में रखने हैं। क्या याद रखना है कि हमारे जो रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना है आपको कि आपके जो बैलेंस शीट होते हैं, बैलेंस शीट के साइड पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे नेचर ऑफ एसेट्स हो सकते हैं। तो हमें कौन कौन से एसेट को ट्रांसफर करना है, तो सारे के सारे एसेट ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट पहला। तो यहां पे नोट लिखते हैं, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट, लेकिन आपके कुछ एसेट्स को छोड़ के, जिसमें से आपका कैश और बैंक, इनको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इनका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, अगर लेट सपोज पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट है एसेट साइड पर, पार्टनर्स लोन अकाउंट है एसेट साइड पर। पार्टनर के लोन अकाउंट का क्या मतलब है कि हमें पार्टनर से पैसे लेने हैं। अगर पैसे लेने हैं तो लोन अकाउंट हमारी एसेट साइड पे आ रहा होगा, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसके लिए भी अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपको पता है पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे एसेट साइड पे हम शो करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, तो वो भी हमारा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास पार्टनर्स के कुछ करंट अकाउंट के बैलेंस है, आपको पता है करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस, क्योंकि करंट और कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड पर डिनोट होंगी, ये आपको पता है, वो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद एक आता है हमारे पास कुछ इसमें स्पेशल एंट्रीज, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एसेट साइड पर आते हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा लेट सपोज मान लीजिए आपके पास क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है आपके पास, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या है आपके पास, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगा। ठीक है,
या फिर आपके पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपके पास क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें हम एसेट साइड पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने एसेट है सबको ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 हम ध्यान रखेंगे। नोट नंबर 2 क्या है, इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे। कौन कौन से स्पेशल ट्रांजेक्शन है हम उसको फटाफट से देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर रिजर्व्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर रिजर्व्स की। प्रोविजन फॉर रिजर्व जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर बैड डेट, ये आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है डिटेल में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स के अंदर। कभी कभी क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये हमारी बैलेंस शीट है और यहाँ पे डेटर होंगे मान लीजिए मेरे पास 10,000 के, और नीचे दे रखा होगा उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए और बैलेंस शीट में आ रहा होगा 9,000। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो डेटर को मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन टू डेटर 10,000 रुपए से। ठीक है, और जो मेरा प्रोविजन है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा 1,000 रुपए से। उसकी एंट्री में लायबिलिटी के तहत ट्रीट करूंगा, क्योंकि मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, जस्ट लाइक अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जैसे ट्रांसफर होगी वैसे ही करेंगे। तो आइए इसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री पास करेंगे तो आपको 2 एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री आपको करनी होगी एसेट्स के लिए, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना, 10,000। ठीक है, ये आपका 10,000 आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो यहाँ पे डाल देते इसको 10,000। ठीक है, अगली एंट्री आपका ए पार्ट होगा और दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर करने की। तो हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह हमने ऐसा क्यों करा, अगली एंट्री में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज। ठीक है, आपका आ गया 1,000। तो हम 2 एंट्री करेंगे। अगर हमारे पास डेटर से हमने प्रोविजन माइनस कर रखा है तो हमारी सेम ट्रीटमेंट। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास। क्या कॉन्सेप्ट है, मैं अगले एग्जाम्पल्स में आपको डील करता हूं। ये मेरा एग्जाम्पल 2 रहेगा इसी का। ये था हमारा एग्जाम्पल 1 नोट का, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2। लेट सपोज आपके पास बैलेंस शीट दे रखी है और आपको पता है आपके पास फिक्स एसेट्स है। कितने के हैं, फिक्स एसेट्स आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए के, और नीचे दे रखा है लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पता है डेप्रिसिएशन को हम 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो अगर हमने प्रोविजन बना रखा है तो लेट सपोज कीजिए आपने 10,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप बताइए। तो आप फिक्स एसेट में ट्रांसफर करेंगे पूरा का पूरा 1 लाख रुपए, और प्रोविजन की एंट्री आप करेंगे 10,000 से अलग, क्योंकि दीज आर लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री आपके पास सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके पास हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, और 2 आपके पास हो जाएगा फिक्स एसेट, कितना, 1 लाख रुपीज। और दूसरी एंट्री आप कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट आप कर दोगे क्रेडिट, कितने से, 10,000। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। अगर किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन आपने बनाया है तो उस प्रोविजन को आपको अलग से रिप्रेजेंट करना हो। ये 2 एग्जांपल जो आपके आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ये वाला आता नहीं, लेकिन बाय द चांस कभी आ गया, और ये आपका प्रोविजन है जो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी क्वेरी ले सकते हैं। अगर मैं फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं इसके नोट्स नहीं दूंगा, आपको खुद ही नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए, ओके सर, टेंशन ना लीजिए। चलो अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में और क्या हमारे पास है सर, और हमारे पास है
आपने एसेट ट्रांसफर के सारे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आपके पास कुछ रिजर्व्स है जो आपके एसेट साइड पर आ सकते हैं। ठीक है, उनमें से मैं बात करूंगा किसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है, फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं इन वीडियोस के अंदर कि आप लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप डिसोल्यूशन पढ़ने आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पार्टनरशिप में कहीं पे भी डाउट है किसी चैप्टर के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए डेफिनेटली लाऊंगा। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं पार्टनरशिप में गुडविल का चैप्टर के बाद एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, फंडामेंटल्स वो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, जहां जहां मेरे को लगेगा बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, मैं उसकी वीडियो पहले लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। आपकी बैलेंस शीट दे रखी होगी और बैलेंस शीट में आपको पता है इधर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा। लेट सपोज मान लीजिए आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, आपको पता ही है। बैलेंस शीट की बात करें, एसेट साइड है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास रिजर्व कितने का है, 5,000 का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है आपके पास। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, पहले तो ये बताइए, क्या पता है आपको। नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए। ओके, चलिए, अगर पता भी है तब भी सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास, मैंने शेयर बाजार में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। मेरे को डर लगता है कि कल ही कहीं ना ये मेरे 10,000 जीरो ना हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है कहीं वो शेयर बाजार क्रैश ना हो जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जीरो ना हो जाए, या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए। तो इस डर से बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, उस एसेट्स के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देती है। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको कवर करने के लिए रिजर्व बनाया गया है। तो मैंने क्या करा कि अब मेरे को लगता है कि 50% अगर फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो मैंने 50% का रिजर्व बना के रख लिया कि अगर मेरी एसेट 50% गिर भी गई ना, तो मैं इस रिजर्व में से उस पैसे को रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे पैसा जमा कर रहा हूं। अगर वो मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो मेरे को थोड़ा सा इंपैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट रिजर्व खड़ा है उस एसेट के अगेंस्ट मेरे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में गिरावट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व को बनाया जाता है, मतलब उसके लॉस को नॉक ऑफ करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, ये एक रिजर्व है और ये एक नॉर्मल एसेट है। अब हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन। आज की डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की। कितनी है मेरी इन्वेस्टमेंट, 10,000 की। उसके अगेंस्ट रिजर्व है मेरा 5,000 का। क्या है मेरा रिजर्व, 5,000 का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो एसेट की तरह ट्रीट करूंगा और इसको मैं ट्रीट करूंगा एज ए लायबिलिटी। ठीक, इसको मैं लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता हूं। तो दोनों की एंट्री कैसी होगी, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको पता ही है क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, आपको पता है इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 रुपए। ठीक, सेकंड पार्ट में आपको पता है क्या होगा, IFR, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 5,000। तो हमें दोनों को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी ट्रीट करके इनको रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ सारे के सारे पॉइंट्स को देखे हमने कि कौन क्या होगी और ट्रांसफर किसको करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि किन एसेट्स को आपको ट्रांसफर करना है और किन एसेट को ट्रांसफर रिलेशन में नहीं करना है। क्विक रिवीजन, सारे के सारे एसेट से ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसमें क्या क्या नहीं होगा, कैश नहीं होगा, बैंक का अकाउंट नहीं होगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं आएंगे, कोई प्रॉफिट का बैलेंस नहीं आएगा, कोई रिजर्व नहीं आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। इसके अलावा सब आएगा। और अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो डेटर्स को अलग तरीके से दिखाएंगे और बैड डेट को लायबिलिटी की तरह दिखाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन है तो फिक्स एसेट को अलग दिखाएंगे, लायबिलिटीज को अलग दिखाएंगे। अगर मेरे पास IFR है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट IFR है,
तो इन्वेस्टमेंट को एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, आईएफआर को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आईएफआर को क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होगा तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने पिछली एंट्री प्रोविजन में भी उनको डेबिट करा, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो आपका एसेट साइड बैलेंस शीट में जो कुछ दे रखा है एसेट में से आपको क्या क्या ट्रांसफर करना, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। किसकी बात करते हैं हम, लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड को हम लोग देखते हैं फटाफट से। तो मैं इसको रेज करने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आपकी गलती। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी लायबिलिटी साइड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको एंट्री समझा रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी भी जा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए ही है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर अपनी, ट्रांसफर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपकी बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है लायबिलिटी साइड पे आपके पास कैपिटल होगा, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी होगी और आपके पास करंट लायबिलिटी होगी। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होगा, तीन ही हेड्स होते हैं लायबिलिटीज के अंदर। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो जो भी मेरी लायबिलिटीज है उसकी एंट्रीज हो जाएगी मेरे पास लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यह आपको पता है कि लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी के जो बैलेंस है वो क्रेडिट होंगे, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं कैंसिल करने के लिए सर आप डेबिट कर दीजिएगा, तो यस मैंने डेबिट ही करा है। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए ओके सर आ गया। अब बैलेंस शीट के अंदर आपके पास लायबिलिटी के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, तो मैंने आपको पीछे ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नोट्स को ध्यान में रखना है। क्या नोट ध्यान रखना है सर, पहला नोट, ठीक है, एक्सेप्ट, आप सबको ट्रांसफर करोगे लेकिन एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपको पता है अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ रहा होगा, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर आपके पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो आपको पता इधर आ रहा होगा, तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर मेरे पास कोई रिजर्व्स है, रिजर्व्स में आपके पास जनरल रिजर्व है, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में जाएगा और उसको बांटेंगे, उसकी ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपके पास जनरल रिजर्व है, या फिर आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, आपके पास WCR है, हम इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। वो केस के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि कब ट्रांसफर करना कब नहीं करना, मैं आपको आगे इन पे अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, किसको ट्रांसफर करना किसको नहीं। बस अभी मुद्दा यही याद रखना है कि नहीं करना, ठीक। आप पीएनएल का बैलेंस ही ट्रांसफर करोगे, रिजर्व नहीं करोगे, आप WCR के बैलेंस को भी ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है। ओके सर नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम करेंगे क्या, इसमें एक बात और आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, कि जो पार्टनर्स का लोन है, ठीक है, हमें उसको भी ट्रांसफर नहीं करना। क्या नहीं करना हमें, पार्टनर्स का लोन। अगर पार्टनर्स का लोन है, ठीक है, पार्टनर्स लोन है, बट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है, हमें पार्टनर्स को लोन देना है, डेबिट में था तो एसेट में होगा और क्रेडिट में है तो लायबिलिटी में होगा, मतलब हमें उसको पैसे देने हैं, तो देने हैं तब भी हम नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम इसका अलग अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, ट्रांसफर नहीं करने लायबिलिटी साइड में। क्यों नहीं करने, क्योंकि इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में और कुछ बचेगा ही नहीं, इसके अलावा जितनी लायबिलिटी है सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, एक होता है हमारे पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इन सब पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिस इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो क्या होगी, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर हम इसको करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, पीएफ आपने सुना होगा, पीएफ आपके पापा अगर जॉब करते हैं तो पीएफ कटता होगा। पीएफ क्या होता है, हमारे देश में एक कानून है, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की, ठीक है, पीएफ की कानून है।
तो उस कानून के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और कंपनी पे ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा एम्प्लॉय का काटेगी और कुछ उतना ही अमाउंट अपनी जेब से देगी, ठीक है, और वो पैसा मिलके गवर्नमेंट ईपीएफ के अकाउंट में जमा होगा और ईपीएफ जो गवर्नमेंट है उस पर उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो एम्प्लॉय जब रिटायर होगा या फिर 5 साल की सर्विस के बाद उसको कुछ अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकता है। वैसे तो वो बीच में भी निकाल सकता है, बट 5 साल के बाद निकालेगा तो टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होते हैं, हम उस पर डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मुद्दा वो नहीं है। तो ये कंपनीज के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि एम्प्लॉयज को देना है, उनके बिहाफ पे पैसा जमा करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होती है, ये लायबिलिटीज होती है किसी भी बिजनेस के लिए। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। तो ये हमारी लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। हमारे बैलेंस शीट में दो ही साइड होते हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी, दोनों को हमने बड़े अच्छे से ट्रांसफर करना सीख लिया, ठीक है। इनको ट्रांसफर करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने बैलेंस शीट के अंदर कुछ स्पेशल रिजर्व्स की, कुछ लोन्स की, उनकी क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और उसकी क्या हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके जो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हमने एसेट को ट्रांसफर करना सीखा, हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर करना सीखा, ठीक है। उसको आप फटाक से देखिए। अगली वीडियो के अंदर मैं रिजर्व्स पे ट्रीटमेंट, रिजर्व्स की क्या ट्रीटमेंट होती है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और हमारी एंट्री हो जाएगी खत्म। मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहा, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आई होप आपको दिक्कत होगी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।